नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने घटना चक्र के जो हमारा घटना चक्र का पूर्वावलोकन चल रहा है, इसमें हम अपने भारतीय इतिहास को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के एवज में हमारा जो है वो आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत को हम इसमें पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के पूरा करने के क्रम में आज आपका ये लेक्चर नंबर आपका ये 27 होगा। और इसी लेक्चर नंबर 27 के तहत हम देखेंगे कि गांधी इरविन समझौता कैसे हुआ, कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था उसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए, और जो तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीन गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, तीन गोलमेज सम्मेलन क्यों हुए? क्योंकि जो साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में, या ये कह लो 3 जनवरी 1928 को ये भारत आया था। और इसी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ब्रिटेन सरकार को जाकर, तो उसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए तो तीन गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन होगा। तो इन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। सबसे पहले देखेंगे गांधी इरविन समझौता। क्या जो गांधी इरविन समझौता होता है वो होता है 5 मार्च 1931 को। क्या यदि गांधी जी चाहते तो जो भगत सिंह थे, सुखदेव थे और जो राजगुरु थे, क्या उनकी फांसी की सजा को वो माफ करवा सकते थे? ये आज आपको इसी के बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करनी है, या इसी के बारे में आप यहाँ कह दें कि आपको इसी से ही आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। इसी के एवज में ही आपको सारा ये पता लगेगा कि क्या वास्तव में कोई मजबूरी थी महात्मा गांधी की, वो कुछ और ही कारण था। स्टार्ट करते हैं अपना। पहले सबसे पहले देखेंगे गांधी इरविन समझौते को, और उसके बाद में कांग्रेस का कराची अधिवेशन देखेंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे गोलमेज सम्मेलनों को। पहले तो देखो नोट्स देख लेते हैं कि नोट्स अर्थात कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका। तो कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता हुई। साथ ये ध्यान रखना कि जो गांधी इरविन समझौता जो होगा वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो दोनों व्यक्तियों का नाम जरूर ध्यान रखना, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी, अर्थात दो महात्माओं के मिलन की संज्ञा दी थी। किसने? सरोजिनी नायडू ने। इस कथन को पूछा जा सकता है कि दो महात्माओं की के मिलन की संज्ञा का जो संज्ञा दी थी वो किसने दी थी, तो वो सरोजिनी नायडू ने दी थी। और गांधी इरविन समझौते के अनुसार क्या हुआ, देखो, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार होगी। दूसरा, सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दिया गया। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, देखो, इसको किनको रिहा करने की बात की गई थी इरविन के द्वारा? जो जिनके खिलाफ हिंसा का आरोप नहीं था, ये कह लो जितने भी राजनैतिक बंदी थे, राजनीतिक बंधुओं को, राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के लिए इरविन तैयार हो गया। लेकिन जिनके पास हिंसा का, या ये कह लो उग्र हिंसा करने का, या फिर किसी के साथ मृत्यु का केस चल रहा हो, जैसे भाई भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी की सजा हुई थी वो कारण क्या था? उसमें थी सैंडर्स की हत्या। तो जो इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी उसी के एवज में था। इसी वजह से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नहीं छोड़ा गया था। तीसरा है विदेशी कपड़े और शराबों की दुकान पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। चौथा, समुद्री तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए गए नमक बनाने की अनुमति। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार होगी। जब इरविन ने इतनी सारी बात मान ली और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हो गया, तो कांग्रेस जो थी वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो गई। इसका मतलब ये था कि कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, और इसी वजह से ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका इरविन पर दबाव था। इरविन का पर दबाव इस बात का था कि किसी भी प्रकार से आप कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मनाइए। तो इसी वजह से हुआ था गांधी इरविन समझौता, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। तो देखो, ये तो हो जाता है इसका कॉन्सेप्ट। अब इसके बारे में हम जरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ
मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? देखो, गांधी इरविन समझौता जो मुख्य रूप से हुआ था, वो आपका एक तरीके से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी के सहज करने के लिए हुआ था। अर्थात जो गांधी इरविन समझौता था, इरविन का केवल एक ही उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लिवाए। गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों अर्थात 8 बार की वार्ता तक चली, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसमें गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। वस्तुतः प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। यह समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। नेक्स्ट, अब कह रहा है गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था, और ये देखना है कि इसमें सही उत्तर का चयन करना है। देखो, सही कौन कौन से होंगे वो देखना होगा। अब देखो इसमें क्या क्या सही है। देखो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, ये इसका उद्देश्य था, क्योंकि जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे उसी में ही कांग्रेस को भाग लेवाने का इनका मेन उद्देश्य था इरविन का। असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना था। हाँ, ये भी है, असहयोग आंदोलन में जो जारी किए गए अध्यादेश थे वो भी वापस लिए जाएंगे। नेक्स्ट, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति दी गई? नहीं, ऐसा नहीं था यहाँ पर। केवल उन्हीं कैदियों को रिहाई दी गई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो इसका मतलब एक भी सही है, दो भी सही है और चार भी सही है। तो इसका मतलब बी आंसर लगेगा, एक, दो और चार। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में संपन्न हुआ। इसके तहत देखो क्या क्या हुआ। कोलमे सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना। तीसरा, जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप थे उन्हें छोड़कर बाकी को रिहा करना था। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए तो 5 मार्च 1931 को ये हस्ताक्षर हुए थे। तो आंसर आपका ए होगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार क्या क्या हुआ? देखो, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, रिहा करने का आदेश दिया गया। विदेशी कपड़े और शराबों की दुकान पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दिया गया। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति मिल गई। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, बी आंसर। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ? अब देखो, क्वेश्चन को आंसर बना देता है कभी और कभी आंसर को क्वेश्चन बना देता है। तो ये जो हुआ था ये आपका गांधी इरविन समझौता या इरविन गांधी समझौता हुआ था, सी आंसर। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो किसका स्थगन था? देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उसको समाप्त करने की बात कही गई थी। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे सर तेज बहादुर सप्रू साहब। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई और 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्माओं की संज्ञा दी थी। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी? देखो, ये भूमिका अदा की थी सर तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर साहब ने, दो व्यक्ति थे यहाँ पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन गांधी को दो महात्माओं की संज्ञा दी थी? तो ये दी थी सरोजिनी नायडू ने। आंसर आपका बी होगा। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना का पुरस्कार कहा था? तो ये कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन ने। आंसर आपका बी होगा। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पक के रूप में बातचीत के लिए सहमत होना कहा था। नेक्स्ट, अब देखो, अगला जो पॉइंट बनता है आपका वो बनता है कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो 1931 में होगा। देखो, कुछ अधिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर ध्यान रखना कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ। जैसे आपका लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1929 में,
उसी प्रकार कराची अधिवेशन 1931 में, उसी प्रकार सूरत अधिवेशन जिसमें जो 1907 में हुआ था, इसमें क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी वही दो भागों में बढ़ जाती है। तो कुछ इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो उनको आप याद रखने का जरूर प्रयास करना। चलो, अब पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या कहता है। देखो, गांधी इरविन समझौते में, जिसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं, को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों ने विरोध विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था तथा एम एन राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन अर्थात 1931 में जो हुआ था वो महात्मा गांधी को लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। तो ये ध्यान रखना कि ये जो वक्तव्य है ये किसने कहा, कौन सा, महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा का जो वक्तव्य दिया था महात्मा गांधी को, वो दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो हाँ, देखो ये तो इसका कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब इसके थोड़े से क्वेश्चन भी हैं। देखो टॉपिक जो है ये दो तीन जो टॉपिक है एक साथ जो लिए मैंने, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो ये इसी वीडियो में आपके में एक में ही कवर हो जाएंगे। देखो, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने। आंसर आपका डी होगा। गांधी इरविन समझौता, जो दिल्ली समझौते के नाम से जाना गया, को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 का कांग्रेस कराची अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्तावित पारित किए। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों ने विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस ने परिभाषित किया था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? वो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। आंसर आपका बी होगा। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया तथा एम एन राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? तो वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस साहब अर्थात एस सी बोस साहब। आंसर ए होगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। नेक्स्ट है आपका, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उसके सही क्रम में रखना है। सही क्रम कौन सा होगा, देखो ये आपको यहाँ पर देखना होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी और गांधी इरविन समझौता। अब देखो, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। और भगत सिंह को फांसी कब लगी थी? ये लगी थी आपकी 23 मार्च 1931 को। ठीक, अब देखो इसमें, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो ये भी 1931 में ही, ये जो चला था 28 से 31 मार्च के बीच चला था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होगा वो 1932। अब आप मिला लो इसको, कैसे कैसे देखो, सबसे पहले कौन होगा? गांधी इरविन समझौता। तो पहले चार देखो। अब यदि आपको ये पता है कि सबसे पहले ये हुआ था तो देखो ना तो ए बनेगा, ना ही बी बनेगा और ना ही डी बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा? सी। तो 4, 3, 2 और 1, आंसर आपका सी होगा। गांधी इरविन समझौता, गांधी ने वायसराय के साथ बातचीत के लिए गांधी जी को अधिकृत किया। गांधी इरविन के बीच लंबी बातचीत के उपरांत 5 मार्च 1931 को दोनों इनके बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसमें गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी, लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था 26 से 31 मार्च के 1931 के बीच में हुआ था। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते की संपुष्टि की गई। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो गोलमेज सम्मेलन का दूसरा सत्र जो हुआ था 7 सितंबर 1931 को को प्रारंभ हुआ जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन पूर्णतः क्या हुआ? निष्फल हो गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पढ़ें और कहता है कि इस घटनाओं को का सही कालानुक्रम नीचे दिया गया है, इसे पता लगाना। फिर से कालानुक्रम में लगाना है। अब देखो आपको कैसे लगाएंगे। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 मार्च से 31 मार्च के बीच 1931 को हुआ।
राजगुरु को जो फांसी, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को हुई। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। अब आप लगा लो, देखो 3 2 1 ही लग जाएगा, 5 मार्च, 23 मार्च और 26 मार्च। तो आंसर क्या होगा आपका? ए हो। नेक्स्ट, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। देखो फिर से कालानुक्रम में ही सजाना है। फिर से देखो, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को 1931 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 मार्च से 31 मार्च 1931 के बीच, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को, पूना समझौता 5 मार्च, ओ सॉरी, पूना समझौता नहीं, ये तो जो पूना समझौता जो हुआ था वो अंबेडकर साहब के, गांधी और अंबेडकर साहब के बीच हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1932 में। ये मान लो कि 26 सितंबर 1932 के आसपास हुआ था। तो आप इसका मैच करा लो। देखो कौन सा होगा, पहले क्या आएगा? एक, उसके बाद में क्या आएगा? तीन, उसके बाद में क्या आएगा आपका? दो, और फिर क्या आएगा? चार। तो आंसर क्या बनेगा आपका? डी इसमें आंसर बनेगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 26 मार्च से 31 मार्च तक 1931 को, और पूना समझौता जो हुआ था 24 सितंबर 1931 को हुआ था। शायद मैंने पीछे आपको 26 सितंबर बता दिया। एक सेकेंड, ये 26 सितंबर, हाँ नहीं ठीक है, 26 में 25 मार्च को ही, वो सॉरी 24 सितंबर को ही ये हुआ था। नेक्स्ट, अब देखो गोलमेज सम्मेलनों के बारे में देख लेते हैं कि गोलमेज सम्मेलन आपके क्या क्या कहते हैं। अब गोलमेज सम्मेलन में देखो 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे, और वो किस प्रकार से होंगे, डेट थोड़ी सी याद रखनी है आपको, और किस किस ने इसमें भाग लिया था। जैसे वो 10 जून से 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। क्योंकि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो दी गई थी इंग्लैंड की सरकार को, उसी के परिणाम स्वरूप तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। तो राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो संख्या जरूर याद रखना कि पहले सम्मेलन में कितने सदस्यों ने भाग लिया भारत की ओर से, तो 89। किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता जो थे वो तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां या आगा खां, फजुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना और होमी मोदी, एम आर जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया आदि इसमें शामिल थे। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ये भी पूछा जा सकता है कि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया, और गांधी जी एस एस राजपूताना नामक जलपोत अर्थात परिवहन से लंदन पहुंचे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे। गतिरोध के कारण 1 सितंबर को गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 सितंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया और गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया मैंने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरीके से असफल रहा, और दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था, और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। तो ध्यान रखना है कि कांग्रेस, देखो अंबेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, और गांधी जी ने केवल और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये कह लो। या कांग्रेस ने कितने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो कांग्रेस ने भी केवल और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया। अब जरा इसके प्रश्न पाओ, तो क्या कहते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो इनमें से कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो कांग्रेस के जितने भी अधिकारी थे उन्हें तो हटा ही दो, तो मौलाना मोहम्मद अली साहब ने इसमें भाग लिया था। तो ए आंसर होगा। 10 जून से 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट 2 भागों में प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया।
इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख जो नेता थे, ये जरूर ध्यान रखना है यहाँ से, थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना है इन सबके बारे में। तो तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एम आर जयकर, मुंजे, भीमराव अम्बेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया इत्यादि ने इसमें भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? देखो, यह 1930 में आयोजित हुआ, ठीक है। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी ठीक है। इसका आयोजन लंदन में हुआ, ये भी ठीक है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था? नहीं, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। आंसर डी होगा। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखो, भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने? केटी पॉल साहब ने किया था, तो ये ध्यान रखना है आपको। डी आंसर। सेंट जेम्स महल में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? तो ये बुलाया गया था 1930 में। आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा है, देखो, महात्मा गांधी ने लिया था। महात्मा गांधी के साथ साथ सरोजिनी नायडू ने भी लिया था और इनके साथ साथ मदन मोहन मालवीय ने लिया था। तो अबुल मौलाना आजाद ने नहीं भाग लिया था। तो एक दो थी, आंसर सी होगा। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल और मीराबेन तथा देवदास गांधी भी लंदन गए थे। नेक्स्ट, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? देखो, किसने भाग नहीं लिया? महादेव देसाई ने लिया था। प्यारेलाल साथ गए थे गांधी जी के, मदन मोहन मालवीय भी गए थे, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे। तो आंसर आपका डी होगा। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? देखो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन फिर से एम के गांधी गए थे, सरोजिनी नायडू थी, मदन मोहन मालवीय भी थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। आंसर आपका डी होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखो, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी साहब ने। आंसर डी होगा। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? देखो, दूसरे गोलमेज, केवल महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यदि ये भी पूछ ले कि केवल कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो ये भी ठीक है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ही महात्मा गांधी गए थे। कह रहा है कि कथनों पर विचार करना है, कथन ए है और उसका कारण आर है, और कह रहा है कि सही कोट का चयन करना है इसमें। अब देखो कैसे होगा। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। बिल्कुल गलत। महात्मा जवाहरलाल नेहरू तो गए ही नहीं थे। कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता जो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने के लिए अंतर्निहित था, ये ठीक है। इसका मतलब ए गलत है और आर सही है। ए गलत, आर सही, डी आंसर। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी एवं वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इसमें दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया था, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, गांधी जी पुलिस द्वारा की गई जातियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी। तो आंसर आपका बी होगा। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में ठहरे थे, तो कहाँ? वो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। तो आंसर आपका बी होगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। गांधी जी एस राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले महात्मा गांधी बंबई से लंदन किस पानी के जहाज से गए थे? तो वो गए थे एस राजपूताना जहाज से। आंसर आपका ए होगा। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो ये थे आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने यहाँ पर भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया। यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया, किंतु गतिरोध के कारण संपन्न सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त कर दिया गया एवं गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं,
किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचा नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ मैंने समझौता नहीं किया। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो ये लौटे थे लंदन से। आंसर आपका ए होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? देखो कौन पर, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा। आंसर, गांधी जी बिल्कुल भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के हित में नहीं थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरीके से असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे गांधी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध होने के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त कर दिया गया। Next. उस भारतीय का नाम बताएं जो जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ऐसे थे अंबेडकर साहब। आंसर आपका ए होगा। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भारत भारत की ओर से भाग लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने तीन गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर साहब। आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन की राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों में का प्राय प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेखित किया गया। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि अब ये गलत क्वेश्चन पूछ रहा है कि गलत आंसर इसमें से क्या है। देखो, इनमें से दो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था, गलत होगा। देखो, इनमें से दो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया, ये तो देखो कहने के लिए तो आप ये सोचें कि भाग तो केवल एक में लिया था। हाँ, ये भी तो सही, ये देखो सही कह रहा है। एक बार को देखा जाए तो क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास कर रहा है पूरी तरीके से। देखो कैसे, इनमें से दो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया, दूसरे में भाग लिया था, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया, उन्होंने पूरे भारत का नहीं, वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया था, ये भी आपका ठीक है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही हट गई थी और सम्मेलन की कार्यवाही पक्षतापूर्ण हो गई थी, ये भी ठीक है। तीनों गोल में तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। नहीं, तीनों अलग अलग सम्मेलन थे, तो आंसर आपका डी ही होगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की वस्तुतः 3 अलग अलग सम्मेलन थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। एक ही सम्मेलन के 3 सत्रों को 3 अलग अलग सम्मेलनों का कहा जाना गलत होगा। गोलमेज सम्मेलन भारत में राजनीतिक सुधार और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर वार्ता के लिए बुलाया गया था। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो ये किया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। आंसर आपका बी होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग, रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इस में सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था वो तीसरा हुआ। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो ये कह लो कि एक तरीके से यदि आप इसे मोटे तौर पर देखें तो आयोग ने जो उत्तर माना है वो तीसरा माना है। इसका मतलब कांग्रेस की ओर से क्या प्रथम में किसी और ने भी भाग लिया था? ये देखो विवादित है एक तरीके से देखा जाए तो। नहीं सॉरी, इसका आंसर जो है वो ई है, ये नहीं होगा। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका आंसर ए ई लगाएंगे आप। नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही बताना है। देखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी, ये आपका बिल्कुल राइट है। पूर्ण पैक्ट स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलितों वर्ग के प्रतिनिधि निधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे, ये भी ठीक है आपका। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 3 तीनों ठीक है आपके। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। पूना पैक्ट में प्रावधानित था कि स्थानीय निकायों के चुनाव या लोक सेवा आयोग की नियुक्ति के लिए दलित वर्गों के सदस्यों के लिए कोई निर्बंध आरोपित नहीं किए जाएंगे। इसमें इनमें
दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताओं के अधीन रहते हुए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस प्रकार प्रश्न का तीनों आपके सही होंगे। अब देखो ये तो हो जाता है आपका तीनों के तीनों टॉपिक खत्म आपके। देखो इसमें जो आपका अगला टॉपिक होगा वो होगा सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट। जो पूना पैक्ट गांधी और अम्बेडकर के बीच होगा वो उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। और यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो लेक्चर की पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहां से आपको टाइम टू टाइम लेक्चर की पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि जो आपको हिस्ट्री मैंने कंप्लीट विद कॉन्सेप्ट से ही पढ़ाई है, पॉलिटी भी आपको पढ़ा दी गई है और हिंदी भी आपको पढ़ा दी गई है, तो इनमें से यदि किसी कोई भी आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे तो मिल ही जाएंगे, कुछ तो मैंने पिन ही कर रखे हैं वहां पर। तो यदि आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलते तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो मेल के माध्यम से आपको वहां पर जो पीडीएफ होगी वो सेंड कर दी जाएगी। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।